हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका आंसर है दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 ईस्वी में। बच्चा, इसमें विशेष याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है हड़प्पा खोज दयाराम साहनी कब? 1921। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर है जो खोजा गया था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो याद रखना है बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। लोथल ये बंदरगाह के लिए फेमस है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान में। तक्षशिला राज्य कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना ये गांधार में है। आज ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो विश्व में पाई गई सबसे पहली धातु तांबा थी, इसलिए तांबा को सबसे शुद्ध धातु माना जाता है। पूजा की हर वस्तु तांबा की बनाई जाती है। आर्यों के प्रिय पेय क्या था? तो याद रखना है सोमरस, यानी वनस्पति से प्राप्त होने वाले रस को सोमरस कहा जाता है। ये आर्यों का प्रिय पेय था। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो आपको याद रखना है त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आजीविका ये त्रिरत्न के अंतर्गत आते हैं। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो है वो राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कहाँ ये सेल्यूकस निकेटर कहाँ के शासक हैं? तो यूनान के शासक हैं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में कौन सा नगर सुनिश्चित योजना के अनुसार बनाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में ही रहे थे और उन्होंने बताया था कि पाटलिपुत्र एकदम सुनिश्चित योजना के अनुसार बनाया गया है, यानी पाटलिपुत्र नगर सुनिश्चित योजना के अनुसार ही बने हैं। मारीची कौन थी? तो मारीची बौद्ध देवी थी। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? तो ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक समाज उसे कहते हैं जिसमें सारी सत्ता पिता के हाथ में होती है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? आपको जानना है कि अभी तक प्राप्त अभिलेखों की संख्या 40 है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो याद रखिएगा कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि इस समय के लोग तांबा और टीन को मिलाकर के कांसा बनाना सीख लिए थे और इसे आज ऐतिहासिक युग में भी रखा जाता है, क्योंकि इस समय के बहुत सारे साक्ष्य लिखित मिले हैं, लेकिन उन साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो मोहनजोदड़ो बसा हुआ है सिंधु नदी के किनारे। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी ब्राह्मी लिपि और इसका उपयोग खास करके सम्राट अशोक ने किए थे। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए 13वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किए हैं और उन्होंने इसमें पता चलता है कि उन्होंने आजीवन युद्ध न करने की जो है कसम खाए थे। रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने किए हैं। अर्जुन किसके शिष्य थे? तो अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए आर्यों का युद्ध देवता था इंद्र, जिनको पुरंदर भी कहा जाता था। पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला देवता। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात वेद से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो याद रखना है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता पशुपतिनाथ शिव थे, जो एकदम इसकी पूजा जो है प्रत्यक्ष रूप से की जाती थी। पशुपतिनाथ वास्तव में भगवान शिव का रूप है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी पूछा जाता है
कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, तो याद रखना है हड़प्पा संस्कृति मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। लोग आजीविका प्राप्त करने के लिए खेती पर ही निर्भर थे। ऋग्वेद की रचना कब हुई है, तो ऋग्वेद की रचना 1500 से लेकर के 1000 बीसी के बीच अर्थात ईसा पूर्व के बीच हुई है, और यही सबसे पहला वेद और सबसे प्राचीन वेद है। वेदांग की संख्या कितनी है, वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये वेदांग के जो हैं संख्याएं हैं। गंगा पुत्र किन्हें कहा गया है, तो गंगा पुत्र भगवान भीष्म जी को कहा जाता है। भीष्म माने भीष्म पितामह, उनको गंगा पुत्र कहा जाता है। मनुस्मृति एवं महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो याद रखना है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। इन 8 प्रकार में पहले 4 प्रकार को अच्छा विवाह माना जाता है और बाकी 4 प्रकार को एकदम खराब विवाह मानी जाती है, जो समाज में प्रचलित नहीं है। आर्यों की सबसे प्रिय पशु कौन था, तो आर्यों की सबसे प्रिय पशु गाय था, जिनको अधन्या कहा गया है, अर्थात गाय की हत्या नहीं की जा सकती है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब होता है गौतम बुद्ध का द्वारा दिया गया पहला उपदेश, जो उन्होंने सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। किसको दिए थे, 5 ब्राह्मणों को दिए थे जो उनको पहले छोड़ चुके थे। उसके बाद उनके द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी धर्म चक्र प्रवर्तन गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को कहा जाता है, जो कि सारनाथ में दिए गए थे 5 ब्राह्मणों को। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किए हैं, तो याद रखना है बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी सारनाथ में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो में, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर लंबाई है, चौड़ाई है 7.01 और गहराई है 2.43 मीटर, सारे मीटर में है। याद रखना है इसका प्रयोग खास करके त्योहार के समय सामूहिक स्नान करके सीधे मंदिर जाने के लिए किया जाता था। लोग स्नान करते थे, वहाँ पे कमरा बना हुआ था, घर बना हुआ था, जिसमें लोग नया वस्त्र पहनते थे और सीधे वहाँ से पूजा करने के लिए मंदिरों में जाते थे। पुराण की संख्या कितनी है, तो याद रखना पुराण की संख्या 18 है। 18 प्रकार के पुराण है, याद रखिएगा। महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया सिद्धांत जोड़े, याद रखिएगा अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह एवं अस्तेय, ये 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जिसमें एक नया सिद्धांत को डाला गया जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। यानी ब्रह्मचर्य सिद्धांत जो है वो महावीर के द्वारा दिए गए हैं। प्रयाग प्रशस्ति का दूसरा नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति, की रचना किसने किए हैं, तो याद रखना है प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किए हैं। ये हरिसेन के राजकवि थे और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन किए हैं, जिसमें उन्होंने कहे हैं कि समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में जितने युद्ध लड़े उसमें से एक में भी उन्हें हार नहीं मिली। और ये भी याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ये एक ही व्यक्ति का 3 नाम है। चाणक्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और गुरु भी थे, इसलिए उनको सहायता लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। यही चाणक्य अर्थशास्त्र की रचना किए हैं। चौथी बौद्ध संगीति का काल क्या है, तो चौथी बौद्ध संगीति किस काल में हुआ था, तो आंसर है कनिष्क के काल में हुआ था। कनिष्क क्या है, कुषाण वंश के शासक हैं। और ये जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ये कहाँ हुई थी, तो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी।
यानी चौथी बौद्ध संगीति किनके काल में हुआ? तो कनिष्क के काल में हुआ। कनिष्क किस वंश के शासक हैं? तो कुषाण वंश के शासक हैं। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुई। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है। गणसंघ का मतलब होता है गणतंत्र ही, लेकिन उस समय गणतंत्र वर्ड नहीं आया था, गणसंघ वर्ड आया था। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, यानी जहां लोग रहने के लिए अपना घर बनाते हैं उसे ही प्राचीन काल में जनपद कहा जाता था। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, तो पंच चिन्ह वाले सिक्के तांबे के बने हुए होते थे जिसमें 5 चिन्ह पाया गया है, इसलिए इसका नाम पंच चिन्ह है, पंच चिन्ह वाला सिक्का है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा से चूंकि काले रंग की चूड़ी मिली है जो हाथ में पहनी जाती है, इसलिए इस जगह का नाम कालीबंगा पड़ा है। वास्तव में यह घंघर नदी के तट पर बसा हुआ है। अशोक के द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ? तो आपको याद रखने हैं कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कभी भी इंग्लैंड यानी ब्रिटेन नहीं पहुंचा, बाकी सब जगह पहुंचा, एशिया के लगभग सभी जगह में पहुंचे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किए हैं? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया है। किसी किसी किताब में बेटा उदयभद्र भी लिखता है, यानी उदयभद्र या उदयन ही पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है बंदरगाह के लिए फेमस है, आपको पहले ही बताया है। लोथल गुजरात में स्थित है। और लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर कौन है? लोथल है। लोथल क्यों प्रसिद्ध है? तो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ये लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में है। इतने आपको जो है याद रखने हैं। और एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको यह बताना होगा कि हमने जो रेड लाइन अंडरलाइन किए हैं मैंडली उसी को याद रखना है। भोगवा, लोथल, गुजरात, इतना याद रखिए, आपका कंप्लीट है। लोथल, बंदरगाह, भोगवा, गुजरात। यानी लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। क्यों प्रसिद्ध है? तो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको स्पेशली जो मैंने रेड अंडरलाइन किया है उसी को ही याद रखने हैं। Okay.